गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम 8 क्लास का सेकंड लेसन रीड कर रहे हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित हुई। और आज की हमारी हेडिंग है नए शासन की स्थापना। कि जैसे जैसे यानी अंग्रेज़ों का जो अंग्रेज़ों ने कंपनी भारत में लगाई थी और उन्होंने कैसे कैसे विस्तार किया और उस विस्तार के लिए यानी उन्होंने कैसे कैसे क्या योजना बनाई, यानी नए शासन की स्थापना की। नया यानी भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने किस किस चीज़ की स्थापना की। तो जैसे बेटा आपने ये नाम लिखा हुआ है वारेन हेंगिस्ट। ये वारेन हेंगिस्ट बेटा बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था, यानी जिसने अपनी ताकत फैलाने में कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेंगिस्ट के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल की ही नहीं बल्कि बम्बई और मद्रास की भी सत्ता यानी हासिल कर ली थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, यानी जिसे ये मैंने बता दिया था बेटा आपसे, बंगाल, मद्रास, प्रेसिडेंसी शहर भी कहा जाता है इनको। यानी ऐसा आपका क्वेश्चन भी आएगा कि 3 प्रेसिडेंसी शहरों के नाम बताएं, तो बंगाल, मद्रास और बम्बई उसमें शामिल है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया था बेटा। जैसे मैंने आपसे बताया था कि ये आपने डेफिनेशन भी याद करनी है यहाँ से, काजी की और मुफ्ती की। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा आज का कंपनी की फौज। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। ये लाइन बेटा ध्यान से पढ़े कि कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन जो असली सत्ता थी बेटा वो सैनिक के ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, जैसे घोड़े पर चलने वाले को बोलते हैं घुड़सवार, और पैदल सेना थी बेटा। यानी सैनिक ताकत में थी तो जो मुख्य सेना थी वो घुड़सवार थी और पैदल चलने वाली सेना थी। उनमें कौन कौन थे शामिल? तोरदाजी तलवारबाजी का प्रशिक्षण यानी दिया जाता था। तोरण होता बेटा जिस तरह गोले बारूद वगैरह का। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया यानी पैदल सिपाही दे देते थे। इसके बाद बेटा 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर यानी कि क्या हुआ बेटा 18वीं शताब्दी में अवध और बनारस यानी वहाँ के किसानों को सेना में भर्ती किया जाता था और सेना में भर्ती होने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी सेना के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सैनिक प्रशिक्षण उनको सिखाया जाता था। और सूरत यानी बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सारी सेना के लिए यानी भर्ती शुरू की और उसने भी यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज़ों ने भी यानी यही तरीका अपनाया कि गांव के किसानों को यानी भर्ती करने लगे और उनको प्रशिक्षण देने लगे सेना का। और जो अंग्रेज़ से अपनी सेना को बेटा सिपाही के नाम से जानते थे, यानी उन्होंने अंग्रेज़ों ने जिन सिपाहियों को भर्ती किया उसे सिपाही के नाम से जाना जाता था। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक यानी बेटा जैसे जैसे युद्ध की तकनीकों में यानी बदलाव आने लगा, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो बेटा पहले के समय में और उसमें अंतर आ जाता है। तो जैसे आपसे बताया था कि पहले तो घुड़सवार होते थे, पैदल सैनिक होते थे, तो अब जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी तो घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र से लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी बेटा ये घुड़सवारों की जरूरत कम हो गई थी ना, तो तोड़ ये बंदूक होती है मस्केट और मैच लाख लेस यानी इस तरह के हथियारों का यूज होने लगा। और कंपनी की सेना के सिपाहियों को की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी।
19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन बेटा सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते हैं? यानी ये किसानों की समस्या बेटा, कि किसान यानी अपनी जो उनकी संस्कृति थी उसकी या भावनाएं थी या जाति थी, उनको बेटा कैसे छोड़ सकते हैं? तो सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान। यानी सिपाही इसलिए ये महसूस करते थे अपना जीवन, अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह में सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस बात के बारे में बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब बेटा हमारी हेडिंग यही रहता है, यानी निष्कर्ष, कि इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है, यानी इस पाठ से निष्कर्ष क्या निकला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बेटा यही हमने पढ़ा है कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते हुए एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। यानी किस प्रकार उसने यहाँ की सत्ता पर अपना शासन फैला लिया। और 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई बेटा। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 माह का समय लग जाता था, और भाप के चलने वाले जहाज़ों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में ही समेट दी। यानी भाप का आविष्कार हो गया था बेटा रास्ते का। यानी पहले समुद्र से यात्रा करते थे तो 6 से 8 महीने लग जाते थे, अब भाप के द्वारा यानी जहाज़ों में जो यात्रा करते थे बेटा वो 3 हफ्तों में ही हो जाती थी। तो तकनीकी आने के कारण यानी उनका जो विस्तार था वो और ज़्यादा फैलता चला गया। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों से भी आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी कंपनी का सीधा शासन बेटा स्थापित हो चुका था। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। देश के शेष भूभाग पर आबादी यानी कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। यानी सीधे का अर्थ बेटा यानी इतनी सत्ता पर 78% पर, तो यानी उसका बिल्कुल कब्जा हो चुका था। और देश के जो बाकी का जो भूभाग था उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था। हाँ, और इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी बेटा। तो हमने इस लेसन में पढ़ा बेटा किस तरह से यानी कंपनी यहाँ पर आई थी और कैसे उसने यानी अपना साम्राज्य यानी भारत की सत्ता पर अपना शासन किया। तो आज का लेसन बेटा हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।